Thank you, ma'am, for making us more enlightened with this today's topic. Now I would like to request our chief guest, Professor Rajesh Kumar Singh sir, to say something. नमिता जी, रंजना जी, यहाँ का पूरा फिलोसफी डिपार्टमेंट डैश पर बैठे हुए हमारे चीफ स्पीकर नमिता जी, रमन जी, आए हुए हमारे कई सहकर्मी शिक्षक और हमारे स्टूडेंट्स, सभी को इस आयोजन के लिए धन्यवाद और बधाई। जो विषय है उस पर आपके जितने चीफ स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत ही डिटेल में और काफ़ी अच्छी तरह से आपको सारी बातें बताई हैं। इस पर बोलना मेरा काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें बोलना है, मैं सोचता हूँ कि आपसे कुछ बात की जाए इस बात पर कि ये जो टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स और गांधीयन फिलोसॉफी, इसे कैसे समझा जाए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन चीजों को समझना चाहिए ताकि आप विषय की गहराई में जा सकें। बहुत थोड़े थोड़े में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और विद्यार्थियों के दिमाग में भी ये सवाल उठता है कि ये जब एथिक्स है ही तो फिर ये प्रोफेशनल एथिक्स की क्या जरूरत है। फिर जैसे एथिकल कंसेप्ट को हम दैनिक जीवन के चीजों पर लागू करते हैं वैसे ही हम प्रोफेशनल बातों पर भी लागू कर लेंगे, तो फिर ये एक नया ब्रांच किसकी है। एक उदाहरण से हम, क्योंकि ज़्यादा बहुत भारी भरकम लेक्चर्स हो चुके हैं, एक उदाहरण से हम आपको इस चीज़ को थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। मान लीजिए हम अपने घर से चले और हमें कहीं जाना है और हम रास्ते पर देखते हैं कि एक व्यक्ति धक्का खा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। हमारे सामने दो विकल्प हैं, या तो हम मटिया के चल दें या फिर हम उसको उठाएं या हॉस्पिटल तक पहुंचाएं या जो हो सकता है। आजकल तो एक तीसरा विकल्प भी निकल गया है, लोग कुछ नहीं करते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। तो ये दो अल्टरनेटिव सिचुएशंस है और जब हम नैतिक सिद्धांत के आधार पर यह कहते हैं कि नहीं, उसकी मदद करना ये हमारे लिए मॉरली उचित है, गुड है, और इस तरह से दरकिनार करके चल देना ठीक नहीं है, तो ये एथिक्स हुआ। कहने का मतलब कि जब हमारे सामने एक अल्टरनेटिव सिचुएशन रहता है कि हम ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम कोई अपना मॉरल प्रिंसिपल, मॉरल कॉन्शसनेस लागू करते हैं और किसी काम को उचित और किसी काम को अनुचित कर देते हैं, तो ये एथिक्स है। और हम कह देते हैं कि भाई आपने मदद नहीं की, चुपचाप चल दिए, तो आपने गलत किया। अब इसमें एक स्टेप आप और आगे बढ़ जाइए। मान लीजिए हमें यहाँ इस लेक्चर के लिए आना है
देरी हो रही है और सामने वो आदमी भी गिर गया। अब हमारे सामने डायलेमा क्या है? डायलेमा ये नहीं है कि उसको उठाना उचित है या नहीं है। डायलेमा ये है कि अगर हम उसे उठाने जाते हैं, यहाँ सारा का सारा आयोजन हुआ है, हो सकता है मेरे चलते आयोजन में गड़बड़ी आ जाए, तब अब हम क्या करें? यहाँ दो मूल्य टकराते हैं। सिर्फ दो सिचुएशन तो नहीं टकरा रहे। अगर हम ये करते हैं तो यहाँ पर डेफिशिएंट होते हैं, अगर हम ये करते हैं तो यहाँ पर डेफिशिएंट होते हैं। वैसी स्थिति में हमें दोनों मूल्यों के बीच एक तीसरा मूल्यांकन करना पड़ता है कि इन दो मूल्यों में से कौन से मूल्य हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तब हम सही होते हैं। ये प्रोफेशनल एथिक्स की बात हो जाती है। आप हाल में एक उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ जयपुर में और वहाँ राजस्थान में हाल में एक बिल पास हुआ राइट टू ट्रीटमेंट का। एक पक्ष सरकार का है, एक पक्ष जो विक्टिम है, जो पेशेंट है उनका है, एक पक्ष डॉक्टर्स का है, एक पक्ष जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका है। कई मूल्य एक साथ टकरा रहे हैं और डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जब एक से अधिक मूल्य आपस में टकराते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग मूल्य हैं, डॉक्टर्स के अलग प्रोफेशनल वैल्यूज हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अलग प्रोफेशनल वैल्यूज हैं, सरकार के अलग हैं, पेशेंट के अलग हैं। ये कई मूल्य जब आपस में भिन्न भिन्न प्रोफेशंस के टकराते हैं और तब जब जजमेंट हमें घटना पर नहीं, ऑल्टरनेटिव घटना पर नहीं बल्कि मूल्यों पर लेना पड़ता है, तब यह एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खड़ा होता है और इसी के लिए प्रोफेशनल एथिक्स की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरा कंसेप्ट जो आपके टॉपिक में है वह है गांधीयन फिलॉसफी। ऐसे तो हम लोग गांधीयन फिलॉसफी ये है वो है आसानी से बता देते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें भी और हमारे स्टूडेंट्स को भी गांधीयन फिलॉसफी को समझना बहुत आसान नहीं होता। आप गांधी के कुछ कंसेप्ट को आप लेके चलिए। अभी चावल जी ने बात की गांधी जी के 3 बंधन के बारे में, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इसमें और भी जोड़ सकते हैं, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, वगैरह वगैरह। अब आप सोच के देखिए कि मन में ये अक्सर सवाल उठता है लोगों के कि अच्छा बुरा देखा तो क्या हो गया, किसी का बुरा हमने किया तो नहीं, बुरा सुन लिया तो क्या हो गया, किसी का बुरा हमने किया तो नहीं। जब तक हम बुरा किए नहीं तब तक बुरा कैसे हो गया। इसी तरह गांधी के आप अन्य कंसेप्ट्स को भी लें, जैसे सर्वोदय। 3 सबसे ज्यादा चर्चित उनके आइडियोलॉजीज हैं, सर्वोदय, जस्टिस और सत्याग्रह। कैसे समझें? इतना आसान नहीं है। सर्वोदय का मतलब हो जाता है सबका उदय, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या सर्वोदय संभव है क्या? अगर हमें हेवी टैक्स लगे और उससे गरीबों का के लिए कुछ किया जाए
तो मेरा उदय कैसे हुआ? इसीलिए जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो यूटिलिटेरियनिज्म पर जाते हैं। वो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल है, सभी का उदय कभी संभव नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि गांधी का कहना गलत है। प्रश्न यह है कि इसे समझे कैसे। उसी तरह आप ट्रस्टीशिप को लीजिए, कैसे समझा जाए? हम ओनर हैं किसी फैक्ट्री के, हम ओनर हैं किसी प्रॉपर्टी के, तो फिर ट्रस्टी कैसे होगा? हमें पूरा हक है कि हम उससे पूरा लविश जिंदगी जिए, उसके कमाई से 5 स्टार में रहें, 5 स्टार लाइफ लीड करें। वाई ट्रस्टी क्यों? ये समझने के लिए एक अलग रीजन चाहिए। उसी तरह आप सत्याग्रह को लें, समझना इतना आसान नहीं है। आखिर सत्याग्रह की आलोचना तो वेस्टर्न फिलोसॉफी वगैरह में और जगह काफी हुआ कि ये तो औरतों का तरीका हुआ, ये तो कमजोरों का तरीका हुआ। अगर हम लड़ करके किसी को मजबूर कर सकते हैं अपने हक को देने के लिए, तो उससे हम मांगे, यातना करें, हड़ताल पर बैठे, ये सब क्यों करें? तो इतना तो स्पष्ट है कि गांधी को समझने के लिए, गांधीयन फिलॉसफी को समझने के लिए एक अलग नजरिया चाहिए। आखिर यह नजरिया क्या होगा? आप देखिए, गांधीयन फिलॉसफी का मतलब, इसमें कम से कम जो फिलॉसफी के स्टूडेंट होंगे, गांधीयन फिलॉसफी का मतलब इंडियन फिलॉसफी, और इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में एक मौलिक भेद। मौलिक भेद यह है कि वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न साइंस, ये दोनों एग्जिस्टेंस का, सत्य का एक सिंगल लेयर थ्योरी को मानता है। जगत मतलब ये स्थूल जगत, व्यक्ति मतलब ये शरीर। जबकि भारतीय दर्शन, जिसका एक रूप गांधीयन फिलॉसफी भी है, वह कहता है कि यह जो स्थूल जगत है और ये जो स्थूल शरीर है, हमारा बायोलॉजिकल बॉडी, यही एक बॉडी नहीं है, बल्कि इसके पीछे हम कई लेयर्स में जीते हैं, और ये संसार भी जो है वो कई लेयर्स का बना हुआ है। स्थूल जगत के पीछे सूक्ष्म जगत, भाव जगत, कारण जगत, कई तरह के जगत हैं। और जब आप एक जगत की व्याख्या खोजते हैं, कोई भी समस्या आप उठाते हैं स्थूल जगत से, तो उसकी व्याख्या स्थूल जगत में नहीं होती। उसके लिए हमें उससे पीछे जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने देखा कि भाई सेब धरती पर गिरता है। ये एक स्थूल बात है। आँख से हम देखते हैं सेब को धरती पर गिरते हुए, धरती देख रहे हैं, सेब देख रहे हैं। अगर इसकी व्याख्या हम नहीं ढूंढें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम इस घटना को समझना चाहें तो सेब से और धरती से इस बात की व्याख्या नहीं होती कि सेब धरती पर क्यों गिरता है। धरती इतना जोर से घूम रहा है, वो फेंका क्यों नहीं जाता है, बाहर क्यों नहीं चला जाता। तो इसके लिए उन्होंने कल्पना की ग्रेविटेशन। अब आप
सोच के देखिए कि ग्रेविटेशन क्या उसी तरह की चीज है जिस तरह की चीज सेब या धरती है? क्या सेब की तरह आप ग्रेविटेशन को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ग्रेविटेशन रहता कहाँ है? तो ये सेब में रहता है, धरती में रहता है। तो अगर सेब और धरती में रहता है तो दिखता क्यों नहीं? विज्ञान भी उसे हाइपोथेसिस कहता है। हाइपोथेसिस मतलब कल्पना। लेकिन अगर हम पूछें कि तब अगर ये कल्पना है तो रियल है या नहीं है, तो क्या कहिएगा? कहना होगा रियल है। किस रूप में रियल है? तो वह देव में और धरती में रहता है, लेकिन किसी न किसी तरह सूक्ष्म रूप से रहता है, दिखने वाले रूप में नहीं रहता है। वह एम्पिरिकल फैक्ट नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट है। और साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है? वह सूक्ष्म जगत की चीज। अगर भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से इसी को देखें तो भारतीय दर्शन क्या कहेगा कि वह सूक्ष्म जगत की चीज। फिर अगर आप सवाल उठाइए कि ग्रेविटेशन क्यों होता है, आखिर ग्रेविटेशन कहाँ से आ जाता है, उसकी व्याख्या, उसकी सच्चाई क्या है? तो आज का फिजिक्स भी जब ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए चलता है तो वह फिर एक नया फिजिक्स बन जाता है जिसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स में ग्रेविटेशन है ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे पानी में अगर आप पानी को देखें तो पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब पानी की व्याख्या करते हैं तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की व्याख्या करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन खत्म, वहाँ फिर एटम्स आ जाते हैं, मतलब वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह, और सबके नियम अलग अलग होते हैं। अब अगर आप इस दृष्टि से देखें कि स्थूल जगत की व्याख्या सूक्ष्म जगत से, सूक्ष्म जगत की व्याख्या कारण जगत से, और अगर आप भारतीय दर्शन जो लोग पढ़े होंगे इस चीज़ को जानते होंगे, सांख्य वगैरह में भी ये स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत बनता है, तन्मात्राओं से स्थूल जगत बनता है, पंचमहाभूत से वगैरह वगैरह। लेकिन स्थूल जगत की व्याख्या होती है सूक्ष्म जगत से, यानी स्थूल जगत का परिचालन होता है सूक्ष्म जगत से। ग्रेविटेशन ही स्थूल जगत के वस्तुओं के घटनाओं को परिचालित करता है। अब हम इसी चीज को ह्यूमन पर्सनैलिटी में देखें। जैसे भारतीय दर्शन कहता है कि 7 प्रकार के जगत होते हैं। कबीरदास तो उसको 10 कहते हैं, रंग महल के 10 दरवाजे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी। तो उसी तरह से अगर हम ह्यूमन पर्सनैलिटी को देखते हैं तो आप देखिए कि मनुष्य की व्याख्या क्या मनुष्य के इस बायोलॉजिकल शरीर से जैसे घोड़ा, गधा, कुत्ता की व्याख्या होती है वैसे ही हो जाती है क्या? मनुष्य के किसी समस्या को उठा लीजिए। जब मनुष्य की व्याख्या करने के लिए फ्राइड गए तो वो फिर अनकॉन्शियस माइंड और कहाँ पहुंचे। शरीर से व्याख्या नहीं होती है। लड़के लड़की की शादी होती है, आप देखिए गार्जियन लोग खूब बढ़िया से जोड़ी पाड़ी सब मिला लेते हैं। जब जोड़ी और हर चीज फिजिकल बॉडी से मिल ही गया तो फिर झगड़े क्यों होते हैं, तलाक क्यों होती है? तो इसका मतलब है कि गार्जियन ने जो लड़के को देखा और लड़की को देखा, कहीं ना कहीं वो व्याख्या
उस बॉडी से नहीं हो रही। हम जो निर्मित होते हैं, हम निर्मित होते हैं किसी न किसी सूक्ष्म शरीर से। और जो अभी आपके वक्ताओं ने आपके सामने रखा, श्यामल जी ने भी रखा कि मनुष्य का मतलब होता है वैल्यूज। ये कहने का यही मतलब है। जब एक स्तर पर आप जीतते हैं, मान लीजिए कि हमने चोरी कर लिया, बेईमानी कर लिया, भ्रष्टाचार कर लिया, घूस ले लिया और स्थूल जगत को मजबूत कर लिया, संपन्न बना लिया, तो सुख तो मिलता है, इसमें दो मत नहीं। लेकिन उसके साथ साथ हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं तनाव आ गया, कहीं ना कहीं असंतुष्टि आ गई, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं रह गया। आखिर क्यों? ये कहां से आ रहा है? तो निश्चित रूप से समय ज़्यादा हो जा रहा है, हम जल्दी से खत्म करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जो यह स्थूल शरीर है, इसके पीछे कोई न कोई सूक्ष्म शरीर है। और जब गांधी कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं करो, वैसे करो, तो उस बात की ओर इंगित करते हैं कि जब हम अपने स्थूल शरीर को समृद्ध कर रहे होते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि कहीं हम इस तरह से तो नहीं कर रहे हैं कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को बर्बाद कर रहे हों। क्योंकि जब हमारा सूक्ष्म शरीर या मानसिक जगत या आत्मिक जगत रुग्ण होगा, उसको चोट पहुंचेगी, वो गड़बड़ाएगा, तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे और तरह तरह के साइकोसोमेटिक डिजीजेज में पड़ जाएंगे। हमारा बिहेवियर नॉर्मल होने लगेगा। हम उन सुखों को भी नहीं ग्रहण कर पाएंगे जो हमने चोरी, बेईमानी, ठगी करके जमा किया। तो कहीं ना कहीं इसलिए गांधी कहते हैं कि आप उस सूक्ष्म शरीर पर भी ध्यान दीजिए कि हम इसे जब समृद्ध करें तो साथ साथ उसे भी समृद्ध करें। जिसने इस शरीर को धारण किया, जो हम लेके जाएंगे और आज नहीं तो कल इस स्थूल शरीर को छोड़ के जाएंगे। तो अगर इस दृष्टि से आप देखें गांधी को, तो गांधी की बहुत सी बातें आपको समझ में आने लगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने 2-3 सवाल उठाया कि भाई आप सर्वोदय को लीजिए कि अगर हमारे ऊपर टैक्स लगता है या हम अपना धन किसी गरीब को या भिखारी को देते हैं, तो दोनों का उदय कैसे हुआ? गांधी कहते हैं कि हर कर्म का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होता है। क्वालिटी सूक्ष्म शरीर से आता है, क्वांटिटी स्थूल शरीर का विषय होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो स्थूल जगत में, स्थूल शरीर के जगत में तो उसे फायदा होता है, आपका पॉकेट हल्का होता है। लेकिन सूक्ष्म जगत में जो आपका अस्तित्व है वह मजबूत होता है और जो भीख ले रहा है उसका सूक्ष्म शरीर डैमेज हो रहा है। क्यों? इसलिए कि हम जो करते हैं वह अपने सेकेंड बॉडी के लेयर पर बनते जाते हैं। जब हम चोरी करते हैं तो सेकेंड बॉडी के लेयर पर चोर बन जाते हैं और बाद में वही चोर, वही बेईमान, वही धूर्त हमारे साथ हमेशा चलता है और उसे भी हमें संभालना पड़ता है। उसी तरह जब हम ट्रस्टीशिप की बात करते हैं कि भाई हम अपने धन के ट्रस्टी कैसे,
तो आप अगर सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से देखिएगा कि किन्हीं कारणों से हमें ये सारा कुछ मिला, इसे हमें इस प्रकार मैनेज करना है कि फिर हमें जाना भी है, तो आपको लगेगा कि ये शरीर और ये सारा चीज़ के हम ट्रस्टी ही हैं, लेके हम नहीं जा सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। उसी प्रकार जो तीसरा कंसेप्ट सत्याग्रह, अक्सर ये सवाल उठते रहता है कि भाई सुभाष चंद्र बोस को गांधी ने ऐसे क्यों किया, भगत सिंह से क्यों नहीं एग्री किया? अगर मारपीट के अंग्रेज को भगाया जा सकता था तो फिर ये सत्याग्रह का रास्ता क्यों? तो गांधी का प्रोफेशनल एथिक्स ये था कि जब आप एक आतंकवादी बन करके अंग्रेज को भगाते हैं तो हो सकता है अंग्रेज तो भाग के चला जाए, लेकिन आप आतंकवादी बन जाएंगे और बाद में जो आज़ाद भारत होगा वह इन आतंकवादियों का ही होगा। आज आप देख लीजिए पाकिस्तान की हालत क्या है, अफगानिस्तान की हालत क्या है, कोई तो उससे लड़ने नहीं जा रहा है, फिर भी तबाह है। तो गांधी का यही कहना था कि हमें आने वाले भारत को पाकिस्तान नहीं बनाना। तो इस दृष्टि से हमने इसीलिए कहा कि एक दृष्टि को आप डेवलप कीजिए जिससे कि ये सारे सिद्धांत आपको समझ में आए। थैंक यू।